हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम सी टेट 2023 का फेब का पेपर कर रहे हैं। साइंस पार्ट करेंगे आज। चलो फटाफट से करें। 61 क्वेश्चन साइंस का। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स दिए और बोला है कि बताओ ये ठीक है कैसे हैं। तो पहली स्टेटमेंट है ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही, क्योंकि जो कंबशन रिएक्शंस क्या होती है जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर कार्बन डाइऑक्साइड हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, हीट रिलीज़ हो रही है मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहले बात तो सही। दूसरी स्टेटमेंट ऑक्सीजन इज़ एडेड, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन ऐड होती है और हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। बिल्कुल सही, दोनों ऑप्शन सही है। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट ए। बिल्कुल सही। एक तरह से जो ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हीट रिलीज़ हो रही है, ये अगर हीट रिलीज़ होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये एक तरह से करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट ए की। उसके बाद 62 रिएक्शन फर्स्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, reacts with sodium sulfate और मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। दो रिएक्शंस दिए हैं, बतानी है ये कौन सी रिएक्शंस है। देखो, पहली बात, अगर इन दोनों में रिएक्शन होगी तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होगी। ये इधर जाएगा मीन्स बेरियम के साथ सल्फेट NaCl भी बन सकता है, NaCl। ये एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट होगी इसमें, क्योंकि इसमें सल्फेट है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोराइड एंड सोडियम के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो इसमें क्या हो रही है, एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में है फर्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो रिएक्शन 2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगी तो वो एक तरह से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आंसर 2 इज़ करेक्ट। उसके बाद देखो, रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दो स्टेटमेंट्स फिर से दिए हैं। फर्स्ट है फिजिकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल, और दूसरी बात है नो न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड इन ए फिजिकल चेंजेस। चलो, इसमें देखो सीधा सीधा बोला है कि फिज़िकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल। बिल्कुल सही, फिज़िकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल होती है। ठीक है, और कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि वो पुराना अगर चेंज हो रहा है तो वो पुराना प्रोडक्ट ही दोबारा बनेगा। रिवर्स हो रहा है तो वो अपना पुराना प्रोडक्ट ही बनाएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट एक अपनी अपने से ठीक है। both statement A and both statement A and statement B are true and the statement B is the correct explanation of the B. For the B नहीं, इसका गलत। both statement A and both statement are true, दोनों true है, but statement B is not correct explanation for the statement A. हाँ, ये एक दोनों अपनी अपनी statement है, कोई एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, और उसके बाद तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बी फॉल, ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। सो उसके बाद हम आते हैं इस पे मैच 64th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फॉर फ्लेम ऑफ ए कैंडल। ठीक है, हमने इसमें बताना है कैंडल की फ्लेम के बारे में। ठीक है, कह रहे हैं कि हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है। आप अगर पढ़ोगे जो कैंडल का सबसे बाहर वाला पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उससे कम वाला बहुत कम थोड़ा कम होता है, और जो जो अंदर वाला पार्ट होता है वो लीस्ट हॉट होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हो बहुत ज़्यादा मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट होगा। तो फिर सीधा सीधा ऑप्शन है ए का थर्ड, बी का सेकंड, इट्स 3, 2, 1 फोर्थ ऑप्शन। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स कौन सा ऐसा इसमें से मेटल है जो HCl के साथ नहीं रिएक्ट हो पाएगा। ये है कॉपर। कॉपर है जो बिल्कुल भी इसके साथ नहीं रिएक्ट हो पाएगा। ओके,
ये एक तरह से लीस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद हम 66 क्वेश्चन करेंगे। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Statement A, growth and branching of fruits in A and B horizon is advantageous for the absorption of water and minerals। कह रहे हैं कि जो ए और बी हॉरिजोन में रूट्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं वाटर और मिनरल्स को लेने में। ठीक है। ए एंड बी हॉरिजन्स आर रिच इन वाटर मिनरल एंड ह्यूमस, बिल्कुल सही। वो कह रहा है कि जो ए बी हॉरिजोन सॉइल के हॉरिजोन्स होते हैं ना, ए बी हॉरिजोन्स, उसमें वाटर और मिनरल्स और ह्यूमस बहुत रिच क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए वो अगर रूट उसमें ग्रो हो, उसमें हो तो वो काफ़ी ज़्यादा वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब कर सकता है। तो बी इसकी करेक्ट एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन भी है। ये दोनों स्टेटमेंट्स भी ट्रू हैं और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इस ऑप्शन है फर्स्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ ऑफ सीवेज। अब इनऑर्गेनिक बताना है। देखो यूरिया ये ऑर्गेनिक है, फॉस्फेट बिल्कुल सही, ये इनऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड्स भी ऑर्गेनिक है, वेजिटेबल वेस्ट भी ऑर्गेनिक है, तो ऑप्शन ओनली बी। अब देखो इसमें से ओनली बी जो है वो इनऑर्गेनिक है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए सही है। टू प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, नहीं। अब से यूनिसेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है कि एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो दो प्लांट्स की ये नहीं, गलत है। ओनली इंसेक्ट्स आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, नहीं। वाटर, विंड, उन पॉलन ग्रेन्स उनसे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो पॉलिनेशन उनसे भी हो सकती है। फर्टिलाइजेशन अकर ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, बिल्कुल सही। कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब पॉलिनेशन होगी। हाँ, अगर पॉलन ग्रेन्स ओवरी के ऊपर, मतलब ओवरी के ऊपर आके चिपकेंगे तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगी ना, तो फिर ये ठीक है। उसके बाद प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, बिल्कुल सही। प्लांट्स तभी बनेंगे सीड से, बिना सीड से कैसे बनेंगे, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, सी एंड डी। ओके, वी पिक द ऑड वन आउट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनमें से ऑड निकालना है। तो देखो ग्रास ऑपर, कॉकरोच, स्नेल्स, आंट। तो जो स्नेल है वो है ऑड वन, ठीक है, क्योंकि इसमें गिल्स नहीं होते। ओके, ठीक है। तो जो स्नेल है वो गिल्स से रिस्पायर करता है, और जो ये बाकी होते हैं ये किससे रिस्पायर करते हैं, स्पायर से। ओके। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अभी ये उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। यूरिन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ यूथरा। Uterus carries urine to the urinary bladder. Useful substances are absorbed back into the blood. Blood contain useful and harmful substance reach kidney for filters. और उसके बाद है वेस्ट डिज़ोल्व इन वाटर इज़ फिल्टर आउट एज अ यूरिन इन द किडनी। अब देखो इनमें एक सीक्वेंस में लगाना, तो सबसे पहले तो यही आएगा कि बॉडी अपने यूज़फुल और हार्मफुल चीज़ों को कहाँ लेके जाएगा, किडनी में। ठीक है, तो सबसे ऑप्शन पहले चीज़ तो यही है डी, तो डी 2 में है। ठीक है, बाकी आप ऑड वन आउट कर देंगे, सेकंड और थर्ड में से हो सकता है। उसके बाद अब जब यूज़फुल सब्सटेंस आर अब्जॉर्ब, अब हार्मफुल और यूज़फुल दोनों चीज़ें लेके जाएगा, पर जो यूज़फुल है वो दोबारा ब्लड में क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व। तो सेकंड इज़ सी, तो इसमें सेकंड कौन सा है, सी, ये रहा थर्ड में। उसके बाद जो वेस्ट है वो फ़िल्टर आउट हो जाएगा यूरिन में से। फिर उसके बाद जो यूरिन है वो सारा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो यूरिन उसमें क्या कहते हैं, ओपनिंग से बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शंस आर दिस, ये पर हमें सेकंड स्टेटमेंट के बाद ही कंफर्म हो गया था हमारा आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद वाइल प्रिपेयरिंग डो फॉर मेकिंग अ केक, कह रहा है जब हम डो बनाते हैं केक बनाने के लिए, द कुक एड्स अ पिंच ऑफ यीस्ट।
जो कुक है वो थोड़ी सी यीस्ट ऐड करता है एंड शुगर टू द डो, और शुगर भी ऐड करता है और काफ़ी देर के लिए छोड़ देता है, कुछ घंटों के लिए छोड़ देता है। वाई डज़ द डो स्मेल सॉर आफ्टर, कहता है क्यों उसमें से थोड़ी खट्टी सी स्मेल आने लग जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें अल्कोहल की प्रोडक्शन हो जाती है। ये हमने 7th क्लास में ये टॉपिक में होगा कि क्योंकि उसमें से अल्कोहल प्रोडक्शन हो जाती है, इसके लिए उसकी स्मेल थोड़ी खट्टी सोर सी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन इन आर्टरीज। ओके, ठीक है, अगर एक आर्टरी है, आर्टरी क्या होती है, एक मतलब ट्यूब सी है, ब्लड, उन्होंने बोला कि अगर ब्लड फ्लो होगा तो एक ही डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल सही। एक ट्यूब है तो एक ट्यूब में जो अगर पानी या कुछ भी फ्लो हो रहा है तो वो एक ही डायरेक्शन में होगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। आर्टरीज हैव वेल्स, नहीं, हार्ट के पास वेल्स क्या होते हैं, एक रोकने वाली चीज़ हार्ट में प्रेजेंट होती है, जिससे अगर वाटर यहाँ जा रहा है तो वो वापस ना जा सके, कि गेट क्लोज हो जाते हैं। तो आर्टरीज के पास नहीं होता, आर्टरीज तो एक तरह से ट्यूब होती है। ओके, तो ये ऑप्शन तो गलत है। तो हम सीधा सीधा देखते हैं, स्टेटमेंट ए ट्रू, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज़ फॉल्स, बिल्कुल सही। ओके, उसके बाद 73, कंसीडर टू सिचुएशन ए एंड बी गिवन बिलो। दो कंडीशंस है नीचे, ए और बी। एग्जॉस्ट फैन इज़ फिटेड। एग्जॉस्ट फैन जो हमारे किचन्स में होते हैं एग्जॉस्ट फैंस, वो फिटेड ऑन द वॉल, एक वॉल के पास ही, नियर द सीलिंग इन द किचन। एक एग्जॉस्ट फैन किचन के साथ, सीलिंग के साथ ही फिट किया गया है, और जो दूसरा है वो फिट किया गया है नेक्स्ट विंडो के पास, किचन में ही पर विंडो के पास, नेक्स्ट विंडो के पास किया है। तो बताओ कि इन दोनों में से कौन बहुत जल्दी धुआं खींचेगा? ठीक है, तो सबसे कॉमन है कि जो सबसे पास में वॉल में, सीलिंग में जो फ़ैन है वही सबसे ज़्यादा खींच पाएगा, तो ए ऑप्शन विल बी मोर इफ़ेक्टिव। अगर हम एक जो जितना साथ पास में होगा उतना ही जल्दी खींच पाएगा। ठीक है, उसके बाद इन अ सिंपल पेंडुलम द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज़ डी। ओके, कह रहे हैं एक पेंडुलम है, ओके, तो उसकी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम यहाँ पर होगी उसकी, क्योंकि पेंडुलम ऐसे घूमता है, उस क्या है, डी। टाइम टेकन बाय बॉब टू मूव द डिस्टेंस, टाइम कितना लिया उसने, डी बाय 4, मीन्स T1 क्या है उसका, डी बाय 4। ओके, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अब पेंडुलम का टाइम पीरियड बताओ कितना होगा, सीधा बहुत इजी है। अब देखो, अगर T इक्वल्स टू D/4 है, ठीक है, अगर 4 सेकेंड्स में वो जा रहा है, ठीक है, 4 सेकेंड्स में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका आंसर होगा 4 × 4 इक्वल्स टू डी क्या, एक तरह से टाइम, सो इसका फॉर्मूला 16 T1 सेकेंड्स, तो इसका आंसर है 16 T1 सेकेंड्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, ग्राफ बनाने को कहा। ये ऑप्शंस दिए टेबल ए में, ये दिए बी में। ओके, अगर एक का ग्राफ बनाएंगे तो देखो, एक साइड डिस्टेंस, एक साइड टाइम, तो सीधा आएगा, जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल सेम चल रही है, यहाँ 10 है तो यहाँ 1 2 10। अगर इसका ग्राफ बनाओगे सीधा लीनियर आएगा, अगर आप इसका भी ग्राफ बनाओगे तो इसका भी क्या आएगा, लीनियर। ठीक है, अगर डिस्टेंस और ऊपर टाइम लिखे तो इसका सीधा सीधा आंसर है, जो दोनों के ग्राफ आएंगे वो इक्वल आएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम है। ठीक है, उसके बाद what will happen to the size of the image formed in a convex। ओके, वो बोल रहे हैं एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, उस ओके,
इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ पोजिशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है, एंड थिकनेस इज, अगर हम लेंस की थिकनेस रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो बताओ जो साइज़, इमेज का साइज़ क्या होगा, बिल इंक्रीज़ हो जाएगा। कैसे, ये देखो, ये थोड़ी मोटा है वाला कॉन्वेक्स लेंस है, अगर हमने यहाँ रखा है तो एज अ रे तो ऐसे दिखेगा। जैसे ये पतला हो जाएगा तो ये रेज और ऊपर चली जाएंगी, जिससे वो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, साइज़ भी मैटर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट, इनमें से बताओ कि कौन सा ट्रू है साउंड और लाइट के। वाइब्रेशन आर नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, बिल्कुल सही, ये तो ठीक है। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, बिल्कुल सही, इससे स्लोअर चलता है। बोथ लाइट एंड साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, नहीं, वैक्यूम में भी हमने देखा ना लाइट ट्रैवल कर सकती है, सो इट्स फर्स्ट, ए और बी इज़ ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद टू ब्लॉक्स ऑफ आयरन मासेस m1, कहते हैं 2 ब्लॉक्स हैं, एक है m1 और एक है m2, आर लाइंग ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर पर बैठे हैं, पर m1 है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू 2 सेकेंड। और देन बताओ क्या होगा, जो m1 इज़ एक्सपीरियंस ग्रेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो देखो एक सीमेंटेड फ्लोर में पड़ा है, ठीक है, अगर सीमेंटेड फ्लोर पे दोनों चीज़ चाहे बड़ा छोटा तो उनका फ्रिक्शन क्या होगा, ज़ीरो, तो उनका फ्रिक्शन क्या होगा, ज़ीरो, तो आंसर इज़ फोर्थ, ठीक है, क्योंकि मास और फ्रिक्शन दोनों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा एक दूसरे के साथ कोई। उसके बाद अ बैलून इज़ प्लेस्ड ऑन द माउथ ऑफ प्लास्टिक बॉटल, एक बॉटल ली है, ठीक है, उसके ऊपर माउथ बैलून कर दिया हमने, ठीक है, ये एक बॉटल है, ये बैलून हमने लगा दिया है, ठीक है। तो वो बोल रहा है स्टेप में ए में क्या हुआ है, उसने हॉट वाटर यहाँ डाला है, अगर हॉट वाटर जाएगा तो बैलून क्या करेगा, फूलेगा, बिल्कुल। अगर कोल्ड वाटर जाएगा तो वो वापस सिकुड़ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि क्या होगा, सीधे सीधे बात, अगर हॉट वाटर जाएगा तो वो फूल जाएगा, अगर कोल्ड वाटर जाएगा तो वो वापस सिकुड़ जाएगा, ठीक है, इजी। उसके बाद व्हाट शुड बी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूल, फ्यूल के क्या, फ्यूज़ के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इट्स थिन वायर, लो नो हाई रेसिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उससे, उसका वायर उसकी थिन होती है और रेसिस्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। अ टीचर डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ क्रोजन थ्रोली इन द क्लास, ठीक है, क्रोजन का उसने कंसेप्ट पढ़ाया। उसके बाद शी देन इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन लेबॉर्ट्री वर्क्स, फिर वो उसने बच्चों को लैब वर्क में टॉपिक दिया। द स्टूडेंट्स वर्क इन अ ग्रुप टू चेक दैट आयरन आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर गेट रस्ट, तो उसने दिखाया लैब में कि ग्रुप में दिखाया कि जब आयरन को हमने एक्सपोज किया मॉइस्ट एयर में, ठीक है, जब मॉइस्ट एयर में एक्सपोज किया तो उसमें रस्ट आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लेबॉर्ट्री टास्क डिस्क्राइब अबव, अब इसमें से बताओ कि ऊपर क्या चीज़ नहीं हो सकती लेबॉर्ट्री में। इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स एज डिडक्टिव लेबॉर्ट्री वर्क्स, नहीं, स्टूडेंट हैव सम आइडिया अबाउट वट दे आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड, इट हेल्प्स टू री इन्फोर्स द कंसेप्ट डिस्कस इन द क्लास, बिल्कुल, इससे बच्चों को और क्यूरियोसिटी होगी और उन्हें होगा कि हम उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकें, तो इट्स थर्ड ऑप्शन। उसके बाद ये अब आपके पीडियोलॉजी 10 क्वेश्चन आपके पीडियोलॉजी से होते हैं, साइंस पीडियोलॉजी से, ठीक है। अब मैं साइंस पीडियोलॉजी की टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेस लूँगी, जो क्या कहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट साइंटिफिक थ्योरीज, इनमें से बताओ कि साइंटिफिक थ्योरीज कौन सी ट्रू है। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरीज गिव अ सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। Scientific theories make a huge demands on our imagination for their understanding। बिल्कुल, जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो एक तरह से हमारी इमेजिनेशन को अच्छी तरह से समझने में हेल्प करती है। साइंटिफिक थ्योरीज शुड प्रिडिक्ट न्यू फिनोमिना विच आर वेरीफेबली बाय एक्सपेरिमेंट्स। बिल्कुल सही, जो साइंटिफिक थ्योरीज देते हैं किस लिए देते हैं कि न्यू फिनोमिना निकल सके और जो एक्सपेरिमेंट्स हो वो वेरीफाइड हो सके, ये भी ठीक है। साइंटिफिक थ्योरीज आर ऑलवेज टेंटेटिव, हाँ बिल्कुल टेंटेटिव होती है, तो ऑप्शन इज़ बी सी एंड डी। ये एक तरह से नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये साइंटिफिक थ्योरीज वो होती है जो साइंटिस्ट खुद अपनी सोच से इमेजिनेशन से कुछ डेवलप करते हैं। सो इट्स बी सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डिवर्जेंट क्वेश्चन। डिवर्जेंट क्वेश्चन क्या होता है? डिवर्जेंट क्वेश्चन ये होते हैं कि अपनी सोच से कुछ अलग सोचना, मतलब एक दायरे से बाहर निकल कर सोचना, उसे कहते हैं डिवर्जेंट थ्योरीज, डिवर्जेंट क्वेश्चंस। तो इनमें से बताओ कौन सा डिवर्जेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एबल टू कंट्रोल फायर। नहीं, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा आंसर होगा। इज़ फ्रिक्शन अ फ्रेंड और foe? Why objects floating in fluid must have special shape? ये एक तरह से है, ये अब सोचना पड़ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। What will happen if we go on cutting trees? ये तो पता ही है, अगर ट्रीज़ को कट करेंगे तो पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा ये वगैरह। तो ऑप्शंस इसमें से है वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट, कि क्यों वो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, पर्टिकुलर शेप का ही क्यों ऑब्जेक्ट वो लिक्विड में फ्लोट कर रहा है। ये हमें सोचना पड़ रहा है कि हाँ क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका सीधा सीधा कोई आंसर नहीं होगा, बट इसका हमें सोचना पड़ रहा है, तो इसको ये क्या है, एक तरह से डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो गया। ओके, उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग कंसेप्ट एक्सपेक्ट्स। सपोज वी विश टू कूल अ रूम। अगर हम देखो, सोचो कि हमें किसी रूम को ठंडा करना है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेल अस दैट वी नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा एनर्जी टू डू सो। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बताती है कि अगर हमें किसी रूम को ठंडा करना है तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। जब एयर, जैसे एयर कंडीशनर AC हम लगाते हैं, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी विच enables द एयर कंडीशनर टू कूल द टेम्परेचर। इसलिए हमें एयर कंडीशनर ACs लगाने पड़ेंगे कि उससे जो रूम का टेम्परेचर है वो कूल हो सके। थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो गवर्न्स द इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट फेसेस ऑफ मैटर, ठीक है। ये चीज़ें बताइए। उसके बाद एस्टिमेट हाउ मच हीट इज़ इवॉल्व और अब्जॉर्ब्ड इन ए केमिकल रिएक्शन सच एज फोटोसिंथेसिस require application of thermodynamics. Which of the following idea about science is illustrated in the above experts? तो उन्होंने ना थर्मोडायनेमिक्स की 2-3 लाइनें बताई हैं। एक तो AC कंडीशनर्स के बारे में, एक बताया कि मैटर्स जो है वो डिफरेंट फेसेस में भी इक्विलिब्रियम रहते हैं, और तीसरी चीज़ बताई है कि जो फोटोसिंथेसिस होती हैं तो उसमें हीट इवॉल्व होती है और जिसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ने हर एक कंसेप्ट इसमें बताया है। तो इस कंसेप्ट को हम साइंस में क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को हम कहेंगे साइंस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। ये कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मतलब एक छोटी चीज़ को हम काफ़ी चीज़ों से हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। एक ये है इंटरडिसिप्लिनरी, मीन्स काफ़ी सब्जेक्ट से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। इस पैरे से हमें ये चीज़ पता चलती है। ओके, while introducing chemical reactions the teacher asks the following question। कहते हैं केमिकल रिएक्शन कराते हुए टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछता है। What happen when you keep an iron nail in an moist area of some days? कह रहा है कि पहला उसने क्वेश्चन पूछा है कि आयरन नेल को हम अगर गीली मतलब मॉइस्ट एरिया में रखेंगे काफ़ी दिनों तक तो क्या होगा। What happen when you burn paper and wood? और दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है क्या होगा अगर हम पेपर को बर्न करेंगे और वुड को बर्न करेंगे। तो ये क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो व्हाट ऑब्जेक्टिव डज द टीचर हैव इन माइंड, कि अब बताओ ये क्वेश्चन पूछने से टीचर के माइंड में क्या चीज़ चल रही है।
तो पहला, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही। वो क्वेश्चन पूछ के उनको एक तरह से मोटिवेशन कर रहा है कि वो उस चीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए बच्चों को, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए। टू रिलेट साइंटिफिक कंसेप्ट टू स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल सही कि वो साइंटिफिक कंसेप्ट को पीछे पुरानी नॉलेज से कंपेयर कर रहा है और उसी को थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट करने की थोड़ा ज़्यादा उसमें न्यू कंसेप्ट को लिंक करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद, टू नो स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव कंसेप्शंस इफ़ एनी, हाँ, और ये भी चीज़ ठीक है कि वो पता करने की कोशिश कर रहा है कि उसे पता है उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है उस चीज़ को। टू अनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ साइंस, नहीं, इस क्वेश्चन से वो ये नहीं बता रहा कि साइंस के मेथड्स क्या हैं, वो कोई मेथड नहीं अप्लाई कर रहा, वो जस्ट स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने में उनकी इंटरेस्ट बढ़ाने में मदद कर रहा है। सो इट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, फोर्थ ऑप्शन इज सही, करेक्ट। उसके बाद 68, रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। डिस्कस्ड, स्टेटमेंट ए जो है, डिस्कसिंग कंट्रोवर्शियल साइंटिफिक इश्यूज प्रमोटिंग आर्गूमेंटेशन एंड लर्निंग, कह रहा है अगर हम कंट्रोवर्सी करें साइंटिफिक इश्यूज़ में, वो अल्टीमेटली लीड कर इसमें कर जाती है आर्गूमेंट्स और लर्निंग में। फिर उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि इसमें आर्गुमेंटेशन हेल्प इन बिल्डिंग एक्सप्लेनेशन मॉडल्स एंड थ्योरीज इन साइंस दैट प्रमोट लर्निंग, हाँ, वो कह रहे हैं जब आर्गुमेंट्स होंगी एक दूसरे के साथ, वो आर्गुमेंट करेंगे तो इससे हमें उस चीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी, उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी जिसमें से मॉडल्स थ्योरीज निकल जाती हैं जो है लर्निंग को इम्प्रूव करती है। दोनों चीज़ें ठीक है, और जो है ए है बी है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका फर्स्ट है। ओके, उसके बाद अब जल्दी जल्दी कंपाइल करेंगे, सिर्फ 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, जल्दी से। ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन प्लैनेट्स अ टीचर आस्क्ड व्हाई वुड हैपन इफ़ देयर इज़ नो मून इन द स्काई, क्वेश्चन पूछा उसने, प्लैनेट्स का टॉपिक चल रहा है तो टीचर ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मून अगर नहीं होगा तो क्या होगा। आफ्टर डिस्कसिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्ड एंड द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन एंड जस्टिफाई देयर आंसर्स थ्रू अ ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क। तो डिस्कशन के बाद टीचर ने बोला उसने क्वेश्चंस को उसने बोला कि इस क्वेश्चन का और भी ज़्यादा घर से सर्च करके आओ और प्रोजेक्ट्स दिए, ग्रुप प्रोजेक्ट्स। व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अबव टास्क, अब बताओ कि जो टीचर ने ये सब कुछ किया है तो क्या बेनिफिट रहा है, ठीक है। एक्सप्रेस द स्टूडेंट्स दैट देयर आइडियाज़ आर वैल्यूड, गाइड स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट मल्टीपल, हाँ, स्टूडेंट को गाइड किया है ताकि वो दूसरे भी चीज़ों पर्सपेक्टिव मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचे, ठीक है। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेंटेटिवनेस ऑफ, हाँ, इम्पोर्टेंस एक तरह से उसकी बताया है कि कैसे आप कोई चीज़ है तो उसकी वैल्यू आप कैसे समझ सकें, इस चीज़ को भी स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की है। इनकरेज स्टूडेंट्स टू फ्रेम क्वेश्चंस, हाँ, स्टूडेंट को भी इनकरेज किया है कि वो क्वेश्चन पूछे और रीडिंग मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें, तो बी सी एंड डी ठीक है। ये नहीं ठीक कि एक्सप्रेस द स्टूडेंट्स दैट देयर आइडियाज़ आर वैल्यूड, हाँ, क्योंकि उसने शाबाशी नहीं दी है, उसने बोला है कि आप और ज़्यादा देखो और ज़्यादा सर्च करके आओ, ठीक है। सो बी सी एंड डी इज़ करेक्ट। उसके बाद रीड द स्टेटमेंट बिलो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, दोनों में स्टेटमेंट पढ़ो और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करो। एल्युमिनियम इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस रिएक्ट ईच अदर, अब उन्होंने बोला बताओ कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा इन्फेरेंस है। देखो, एल्युमिनियम इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये तो सीधा सीधा उसने बताया है। लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस इट अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी उसने सीधा सीधा बताया है, ये दोनों चीज़ें रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है थर्ड। ओके, रीड द फॉलोइंग experts from NCERT 8th. Okay, children along with Professor Ahmed and Mahadevji enters the
Madhavji enters the biosphere reserve area. Madhavji explains that biosphere reserves. Madhavji explains that biosphere reserves are the area meant for conservation of biodiversity. Ahmed explains that the destruction of habitat, increasing population, and introducing of new species may affect natural habitat of endemic species. Okay, appreciate issue at the interface of science, society, and knowledge. Understand method of generation of scientific knowledge. Raises environmental concern. Nature, the aesthetic sense and creativity in science and technology. तो हमने उसमें ये बताया है। देखो, अब हमें इसमें एक पैरा दिया उन्होंने, इसमें बोला है कि एक बच्चे के साथ प्रोफेसर ने काम किया, ठीक है, अहमद है और माधव जी है जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में एंटर कर रहे हैं। तो माधव जी है, उसने एक्सप्लेन किया कि बायोस्फीयर कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी है, और फिर अहमद ने अपनी चीज़ उसमें एक्सप्लेन किया है कि हैबिटेट, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, न्यू स्पीसीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, ये सब कुछ। तो ये इन दोनों की डिस्कशन चल रही है, तो उसके बेस पे हमें बताने इनमें से कौन से ऑप्शंस ठीक है। देखो, पहला ऑप्शन है अप्रिशिएट इश्यूज़ एट द इंटरफेस ऑफ साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही, अहमद अप्रिशिएट कर रहा है, वो बता रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रही है हैबिटेट की, इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से, ये वगैरह, तो बिल्कुल सही। उसके बाद अंडरस्टैंड मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। नहीं, साइंटिफिक नॉलेज कुछ भी नहीं। इन्वायरमेंटल कंसर्न को रेज़ किया गया है, बिल्कुल सही, जैसे इंक्रीज पॉपुलेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सब कुछ इसमें है। उसके बाद नेचर, द सिंथेटिक एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें वो कुछ नहीं है, सिर्फ वो इस पैराग्राफ में सिर्फ बताया है कि वो एक जना बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर हुआ है, उसने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया, पर दूसरा उसको कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रही है हैबिटेट की, पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से जो न्यू स्पीसीज़ है वो इफ़ेक्ट हो रही है, ये सब कुछ उसमें बताया है। तो ऑप्शन इज़ ए एंड सी। A and C, so it's third option. Last, read the following experts. Reflection and refraction are the oldest phenomena to us. Reflection और refraction हमने पढ़ा हुआ है। Much of the discussion on the nature of the light during analysis center around this phenomena. In the 17th centuries, proposed that light consists of waves. Newton proposed the light is composed of particles and okay. तो ये एक तरह से साइंस का उन्होंने बोला है कि टॉपिक में से लिया है, तो हमने इसमें बताना है जो इसमें से साइंस के बारे में क्या बताया गया है, ठीक है। साइंस इज़ अ सोशली एंड कल्चरल, नहीं, इसमें सोशल कल्चर को कुछ नहीं बताया। साइंस इज़ एडवांस थ्रू क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी इमेजिनेशन का भी कुछ नहीं बताया। साइंस इज़ टेंटेटिव इन नेचर, ये तो ठीक है ऑप्शन, जहाँ भी टेंटेटिव आएगा तो आपको करेक्ट करना ही करना है। साइंस प्रोग्रेस थ्रू अ फिक्स साइंटिफिक मेथड, हाँ, कि देखो न्यूटन ने भी मेथड दिया है, उसके बाद इसमें मेथड्स की बात की जाती है साइंस में, तो दोनों ठीक है, तो इट्स ऑप्शन इज़ डी, ठीक है, ओके। ये 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन पेडियोलॉजी में से होते ही होते हैं, और पेडियोलॉजी वाला बहुत इजी होता है। सो गाइस, ये बहुत इजी है टॉपिक। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस पेडियोलॉजी भी कराऊंगी, क्लासेस लूँगी एक एक करके, क्योंकि वो भी एक तरह से 10 क्वेश्चंस, वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम को में अटैम्प्ट करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी कुछ गलती, कुछ मिस प्रोनाउंसिएशन होगी, सो सॉरी फॉर दैट, and thank you so much.